वेलकम सभी को। अभी जेपीएससी मुख्य परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मिशन जेपीएससी मेंस 2024 के तहत मैं आप सबों को आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर के बारे में जानकारी प्रस्तुत करूंगा और इसके लिए मैं जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, संभावित प्रश्न जिसको आप लोग गेस क्वेश्चन बोलते हैं, उसी को मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई दूसरे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए कि चूंकि आप मुख्य परीक्षा देने वाले हैं, तो अगर आप इतने पढ़ के जाएंगे तो आपको, मुझे लगता है कि आप आराम से प्रश्न को टच कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, एक ऑलरेडी मैं एक रणनीति बनाकर बताया था कि किस तरह से किस पेपर में आपको कैसे पढ़ाई करनी है जिससे कि आपका प्रश्न ना छूटे, वो भी आप ध्यान देना है। तो आज मैं जो बात करूंगा वो है पेपर 3 सोशल साइंस जो पेपर है उसी पर मैं हम लोग बात करेंगे। उसमें 2 पेपर आपको पढ़ना है। पेपर 3 में सोशल साइंस में 2 पेपर है, सेक्शन ए हिस्ट्री है और सेक्शन बी क्या है, ज्योग्राफी है। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हिस्ट्री में जो है आपको 4 ग्रुप हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप ए से संबंधित कुछ प्रश्न आपके समक्ष रख रहे हैं, आप इनका जरूर उत्तर बना लें। चूंकि मैं इन पेपर का उत्तर नहीं बना पाऊंगा, मैं केवल पेपर 5 का आपको क्वेश्चंस का आंसर भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आप कम से कम इन प्रश्नों का उत्तर आप जरूर देख लें। चूंकि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी नोट्स होगा, आपके पास मटेरियल होगा, आप इनका आंसर जरूर बना लें। पहला क्वेश्चन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? एक तो ये प्रश्न, या उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, हड़प्पा सभ्यता का पतन पारिस्थितिक निम्नीकरण के कारण हुआ, न कि बाहरी आक्रमण के कारण, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को देख लीजिए आप लोग। दूसरा प्रश्न जो है, हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन की एक महान भावना का प्रतिनिधित्व करती थी। इस कथन के आलोक में सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। एक नया क्वेश्चन देख लीजिए, यह भी आपको जरूर से देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्योत्तर काल में कला तथा संस्कृति के विकास को दर्शाते हुए इस काल में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास को स्पष्ट करें। मौर्य शासन के बाद की स्थिति, मौर्योत्तर काल में कला तथा संस्कृति के विकास को दर्शाते हुए इस काल में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास को स्पष्ट करें। तो देख लीजिए, इस प्रश्न को भी आप बना लीजिए। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लिखित धर्म के स्वरूप और देवताओं के वर्गीकरण पर प्रकाश डालें। ऋग्वेद में उल्लिखित धर्म के स्वरूप और देवताओं के वर्गीकरण पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट आते हैं, चोल शासकों के अधीन स्थानीय स्वशासन उनकी केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना के साथ कैसे सामंजस्य बैठा सकी थी? इस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। नेक्स्ट आ जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना एवं वास्तुकला, कला तथा धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना एवं वास्तुकला, कला तथा धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दशा का वर्णन करें। तो इस तरह से ग्रुप ए में टोटल मैंने 7 प्रश्न आपके समक्ष दिया हूं। इन 7 प्रश्नों को आप अच्छी तरह से बना लीजिए, याद कर लीजिए, तो कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्रुप डी। ग्रुप बी में हम लोग आते हैं। ग्रुप बी में कुछ गेस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ग्रुप बी में पहला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, मुगल कालीन स्थापत्य कला एवं आर्थिक स्थिति की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करें। तीसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत तथा मुगल साम्राज्य के दौरान भारत में हुए सांस्कृतिक विकास का तुलनात्मक वर्णन करें। तो देख लीजिए, ये आप नोट्स बना लीजिए इसका। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के कृषि संबंधी सुधारों का विस्तरण करें, यानी वर्णन करें पूछ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के कृषि संबंधी सुधारों का विस्तरण करें, वर्णन करें, व्याख्या करें, जानकारी प्रस्तुत करें, ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी मात्र सैनिक विजेता नहीं थे अपितु एक प्रबुद्ध शासक भी थे, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, मुगल शासकों के अधीन जमींदारी व्यवस्था की कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए। साथ ही मुगल भारत की कृषि भूमि संबंधी अर्थव्यवस्था में जमींदारों द्वारा निभाई गई भूमिका का भी वर्णन करें। यानी मुगल शासकों के अधीन जमींदारी व्यवस्था की कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए।
साथ ही मुगल भारत की कृषि भूमि संबंधी अर्थव्यवस्था में जमींदारों की क्या भूमिका थी, जमींदार अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, उसके बारे में वर्णन करना है। तो ग्रुप बी में मैं कुल 6 क्वेश्चन दिया हूं, तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए ग्रुप सी। पहला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह केवल एक सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ शुरू होने वाला स्वतंत्रता संग्राम था। इस विद्रोह के कारणों, प्रकृति और परिणामों के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यह पहला प्रश्न देख लीजिए। दूसरा है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय कृषि पर ब्रिटिश नीतियों के प्रभाव की चर्चा करें। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय कृषि पर ब्रिटिश नीतियों के प्रभाव की चर्चा करें। किस तरह से नील की खेती करने को मजबूर हो गए थे और नील का तो ये सभी आपको बहुत सारे डिटेल्स इसमें देनी होगी। चूंकि हिस्ट्री का मैं बहुत ज़्यादा विद्यार्थी नहीं रहा हूँ और इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग आंसर जरूर बना लिए। चूंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मटेरियल होगा, तो जरूर इस सेंस में आप आंसर जरूर बना लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करें। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद की जो धारा असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन से निकली थी, वह नेहरू रिपोर्ट पर सर्वसम्मति के अभाव में सतत नहीं रह सकी। यानी ध्यान दीजिए, भारतीय राष्ट्रवाद की जो धारा असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में जो उपज हो चुकी थी, वह नेहरू रिपोर्ट पर सबकी सहमति नहीं बन सकी, जिसके कारण वह समाप्त हो गई, वह राष्ट्रवाद समाप्त हो गया। नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसाओं के सशक्तिकरण में इसकी भूमिका की विवेचना करें। ओके, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, गांधी एक राजनीतिक संगठनकर्ता, जनता के नेता और नैतिक सुधारक के रूप में महान है, परंतु वह मनुष्य के रूप में उससे भी अधिक महान है, क्योंकि ये सभी पक्ष उनकी मानवता को सीमित नहीं करते हैं। वास्तव में सभी को इससे शक्ति मिलती है। गांधी जी के संदर्भ में कहे गए उपयुक्त कथन की विश्लेषण कीजिए। यानी आपको इतने बड़े सेंटेंस लिखी हुई है, लेकिन सिंपल समझिए, गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, चाहे वो नैतिक दृष्टिकोण से हो, सामाजिक दृष्टिकोण से हो, राष्ट्रवाद की दृष्टिकोण से हो, एकता के दृष्टिकोण से हो, और किस तरह से वो संगठनकर्ता के दृष्टिकोण से हो, नेतृत्वकर्ता के दृष्टिकोण से हो, उन सभी चीज़ों को, समाज सुधारक के दृष्टिकोण से हो, पुनर्जागरण के दृष्टिकोण से हो, इन सब को आपको इसमें डील करना है, वर्णन करना है। आसानी से आपका अच्छा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बक्सर का युद्ध का राजनीतिक एवं सैन्य महत्व प्लासी के युद्ध से कहीं अधिक था। बक्सर का युद्ध का राजनीतिक एवं सैन्य महत्व प्लासी के युद्ध से कहीं अधिक था। कथन की जांच करें, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप असहयोग आंदोलन के स्थगन को एक राष्ट्रीय विपत्ति मानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम में इसकी महत्ता की चर्चा करें। यानी जो हमारा असहयोग आंदोलन था उसको बीच में ही स्थगित कर देना पड़ा था। नहीं तो कहीं कहीं ऐसा भी बात आता है कि असहयोग आंदोलन अगर जारी रहती तो भारत 1947 से पहले ही आज़ाद हो जाता। ऐसा भी कहीं कहीं कथन मिलते हैं, स्टेटमेंट मिलते हैं। तो आप उसी के ध्यान में रखते हुए इसका आंसर लिखें कि क्या असहयोग आंदोलन का स्थगन जो है एक राष्ट्रीय विपत्ति था? कहीं न कहीं राष्ट्रीय आंदोलन में कहीं न कहीं बाधा लाई, स्थगित कर देना, असहयोग आंदोलन को जारी रखना चाहिए था। क्यों जारी रखना चाहिए था, ये चीज के बारे में आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 में लिखना है। तो इस तरह से मैं ग्रुप सी में 7 क्वेश्चन दिया हूं, तो इस 7 का आंसर आप बना लीजिए। नेक्स्ट ग्रुप डी। ग्रुप डी में पहला क्वेश्चन है, झारखंड की मुंडा जनजाति की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर प्रकाश डालें। दूसरा प्रश्न है, संथाल जनजाति की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर प्रकाश डालें। तीसरा प्रश्न है, झारखंड में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस प्रकार हुआ, व्याख्या करें। झारखंड में ब्रिटिश शासन कैसे स्थापित हुई, कैसे कैसे स्थापित हुई, कहां से ब्रिटिश शासक आए और कैसे झारखंड में अपना पैर मजबूत बनाते रहे, और क्या उसकी ब्रिटिश शासन यहाँ झारखंड में कैसा था, उन सब के बारे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश काल में छोटानागपुर और संथाल परगना के प्रशासन का तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत करिए। ब्रिटिश काल में छोटानागपुर और संथाल परगना के प्रशासन का तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जनजातीय विद्रोह के क्या कारण थे, व्याख्या करें।
यानी आपको ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनजातीय विद्रोह के लिए क्यों मजबूर हुए, क्या क्या कारण थी, उनके बारे में डिटेल से यहाँ एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, बिरसा मुंडा जनजातीय विद्रोह के जननायक थे, लोगों में राष्ट्रवाद का संकल्प उन्होंने कैसे तैयार किया, प्रकाश डालें। यानी बिरसा मुंडा जनजातीय विद्रोह के जननायक थे, नेता थे, और उन्होंने एकजुटता, राष्ट्रवाद की भावना झारखंडियों में लाने में के लिए कैसे उन्होंने तैयार किया, क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या उपाय किए, कैसे लाया, उनके बारे में डिटेल से आपको क्वेश्चन नंबर 6 में लिखना है। तो इस तरह से मैं ग्रुप डी में 6 क्वेश्चन दिया हूं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए और इसका उत्तर लिख लीजिए मित्रों, और रीड राइट एंड रिवाइज RQ को फॉलो कीजिए, और आपको इससे आपको तैयारी को मजबूती मिलेगी और आप एक अच्छे अंक की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग आते हैं इसी पेपर 3 का जो सोशल साइंस होता है उसका सेक्शन बी जो कि ज्योग्राफी है, 100 मार्क्स का जो होगा, 100 मार्क का आपको हिस्ट्री है सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी में भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके समक्ष लेकर आया हूं, इन क्वेश्चंस को आपको देख लीजिए और ये क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। पहला जो ग्रुप है वो है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में जो मेरा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन एक लाइन का दिख रहा है, बहुत कम सेंटेंस पे ये क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको बहुत साइंटिफिक वे में इसका आंसर लिख सकते हैं। वो लिख सकते हैं प्राचीन अवधारणा और नवीनतम अवधारणा जो आंतरिक संरचना का किया है, किस तरह से है, डायग्राम बनाइएगा, मानचित्र बनाइएगा, जो भी चित्र प्रस्तुत कीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर इसमें आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, ज्वालामुखी के प्रकार एवं पृथ्वी पर ज्वालामुखी पेटियों के वितरण की चर्चा करें। इसका भी उत्तर लिख लीजिए आप लोग। वायुमंडल की संरचना तथा संगठन का वर्णन करें। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति एवं विशेषताओं का वर्णन करें। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टान के विभिन्न प्रकार और उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम तथा जलवायु में अंतर स्पष्ट करें, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो मित्रों मैंने यहां टोटल 7 क्वेश्चन दिया है ग्रुप ए में, टोटल 7 क्वेश्चन दिया है। आपको इतना कम से कम उत्तर अच्छी तरह से आना चाहिए। एक जेपीएससी मेंस के विद्यार्थी को इन 7 प्रश्नों का उत्तर तो कम से कम आना चाहिए। नेक्स्ट आइए, ग्रुप बी जो है फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है। भारत के भौगोलिक विभाजन का वर्णन करें। यह भी आपको बहुत ही साइंटिफिक वे में इसका आंसर लिख सकते हैं और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हरित क्रांति का प्रमुख फसलों के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। क्या हरित क्रांति भारत में सफल रहा, इसके बारे में वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा मृदा के वर्गीकरण और वितरण की व्याख्या करें। मृदा किस प्रकार कृषि को प्रभाव डालती है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, आपदा क्या है, डिजास्टर क्या है, प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार एवं प्रबंधन की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय अधिवासों का कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत करें। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स जिनका है तो वहाँ भी ये चीज़ पढ़ना पड़ता है, सॉरी जिनका पेपर 5 में भी आपको पॉपुलेशन पढ़ना है, तो अगर वहाँ भी याद कर लेते तो आपका ये प्रश्न यहाँ भी तैयारी अच्छी से हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप सी, नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन। इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन, भारत में भूमि संसाधन का आर्थिक विकास में योगदान की चर्चा करें। यानी लैंड रिसोर्सेस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या योगदान है, उसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। नेक्स्ट है जल संसाधन के प्रमुख प्रकार कौन कौन है, वर्षा जल संरक्षण के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। तीसरा, ऊर्जा के प्रमुख प्रकार क्या क्या हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की संभावना भारत में कहां तक है। यानी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की संभावना भारत में कहां तक है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में योगदान है, इस तथ्य को स्पष्ट करें। यानी फॉरेन ट्रेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है, इस तथ्य को आपको स्पष्ट करना है।
तो मैं टोटल ग्रुप सी में 4 क्वेश्चन लिया हूं, 4 क्वेश्चन आपको देख लेना चाहिए। ग्रुप डी, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहला क्वेश्चन हमें लिया है झारखंड के भूगर्भिक संरचना का वर्णन करें। दूसरा है दामोदर घाटी निगम की स्थापना के बाद झारखंड में आर्थिक विकास संभव हुआ है, कहां तक आप इससे सहमत हैं। यानी डीवीसी जो 1948 में स्थापित हुई थी और उसके बाद झारखंड का डेवलपमेंट तेजी से हुआ है, किस तरह से डीवीसी के दामोदर घाटी निगम की स्थापना होने के बाद किस तरह से इंडस्ट्रीज डेवलप हुई झारखंड में और क्या क्या विकास हुआ और किस तरह से आर्थिक विकास में झारखंड का योगदान दिया, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। झारखंड में औद्योगिकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें, यानी झारखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ उसके वर्णन करना है। लोहा इस्पात उद्योग की प्रमुख समस्या क्या है झारखंड में, उसके बारे में वर्णन करना है। झारखंड में जनसंख्या के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, यानी झारखंड में जनांकीय विशेषताओं का वर्णन करना है। इसको आपको अच्छी तरह से लिखना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में ST/SC के उत्थान एवं विकास हेतु झारखंड सरकार कृत संकल्प है, इस कथन की सत्यता की जांच करें। यानी झारखंड सरकार अनुसूचित जातियों जनजातियों के उत्थान और विकास के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, इसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, स्पेशल ST/SC के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है विशेष करके उसको यहाँ मेंशन कीजिएगा और आपको इसका आंसर बनाना है। तो टोटल मैं ग्रुप डी में 5 क्वेश्चन लिया हूं, तो ये 5 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, अब आपको मैंने एक गेस क्वेश्चन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। कम से कम एक मेंस के विद्यार्थी को इतने सारे प्रश्न पेपर 3 में अच्छी तरह से लिखने आना चाहिए। इसीलिए मैं आपके सामने समक्ष एक संभावित प्रश्न का जो कलेक्शन है वो लेकर आया हूं। आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छी से बना लीजिए और रीड राइट एंड रिवाइज करते रहिए, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ आप इसका उत्तर अच्छी तरह से परीक्षा सेंटर में जाके लिख सकें और आप उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा से रखें, कंटेंट अच्छा दें और एक मैच्योर्ड वर्ड्स का इस्तेमाल करें। एक मतलब एक मैच्योर्ड सेंटेंस बनाएं ताकि आपको अच्छे मार्क्स की प्राप्ति हो। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए, इसका नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो इसी के साथ मैं इसी तरह के अगले प्रश्न भी, संभावित प्रश्न अगले पेपर के लिए भी मैं लेकर आऊँगा। तब तक आप इतने प्रश्नों को तैयारी करते रहिए। मैं ऑलरेडी 2 पेपर का दे चुका हूँ, पेपर 5 का दे चुका हूँ और आज मैं पेपर 3 का दे रहा हूँ। तो चलिए आपकी तैयारी अच्छी हो, आप अपने उद्देश्यों में सफल हों। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आप सभी इन सारे प्रश्नों का उत्तर बना लिए और आगे इसी तरह के वीडियो में जानकारी आपकी तैयारी के लिए मैं लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सबों को आप अच्छे से रहिए, तैयारी कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती करें, दें, अपने उद्देश्यों में सफल रहें। इसी के साथ आप सबों का एक बार पुनः धन्यवाद।